राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तराखंड के तत्वावधान में विज्ञान की इस कक्षा में आप सबका स्वागत है। इस कक्षा में आज हम कक्षा 7 अध्याय 10 जीवों में श्वसन पर चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि हमने पिछले अध्यायों में पढ़ा, चर्चा की, उसी तरह से हम इस चर्चा को आज आगे बढ़ाने जा रहे हैं। आज की चर्चा में जो शिक्षण अधिगम बिंदु होंगे, लर्निंग पॉइंट्स जो होंगे, वो होंगे श्वसन की परिभाषा, श्वसन को परिभाषित करेंगे, श्वसन की आवश्यकता, श्वसन की क्या आवश्यकता होती है उस पर बातचीत करेंगे, श्वसन दर क्या होती है उस पर बातचीत करेंगे, मानव श्वसन तंत्र के बारे में बातचीत करेंगे, श्वसन की प्रक्रिया को देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, बेहतर जीवन के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए श्वास प्रश्वास की क्या विधि हो, श्वास प्रश्वास के लिए हम क्या करें उस पर बातचीत करेंगे, और अन्य जंतुओं में श्वसन किस तरह से होता है उस पर भी हम चर्चा करेंगे, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। तो इसको आगे बढ़ाते हैं। जीवों में श्वसन। सबसे पहले, जैसा कि लर्निंग पॉइंट्स में हमने देखा, सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं कि श्वसन होता क्या है। व्हाट इज रेस्पिरेशन? श्वसन क्या होता है? तो श्वसन को इस तरह से परिभाषित किया है कि जीवधारियों की ऊर्जा संबंधी आवश्यकता की पूर्ति हेतु भोजन के ऑक्सीकरण के लिए प्राणवायु को ग्रहण करना और उसको उपयोग के बाद कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में उत्सर्जित करना श्वसन कहलाता है। ऊर्जा संबंधी आवश्यकता की पूर्ति हेतु, इससे अभिप्राय यह हो रहा है कि श्वसन कहीं ना कहीं हमारे पाचन तंत्र से भी संबंध रखता है और प्राणवायु से हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और शरीर के अंदर जाकर के कुछ प्रोसेस, कुछ प्रक्रिया इस तरह से चलती होगी कि ऑक्सीजन का ब्रेकडाउन कार्बन डाइऑक्साइड में हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में हम उसको अपने शरीर से बाहर निकालते हैं, उत्सर्जित कर देते हैं। श्वसन की आवश्यकता, इस बात पर बातचीत करते हैं कि श्वसन की आवश्यकता पड़ती क्यों है, कि नीड ऑफ रेस्पिरेशन क्या है, श्वसन की क्या आवश्यकता होती है। तो श्वसन की आवश्यकता को इस तरह से बातचीत करते हैं कि प्राणवायु में उपस्थित ऑक्सीजन, जो वायु है जो हमारे चारों ओर विद्यमान है, उसमें जो ऑक्सीजन उपस्थित है वो जीवधारियों के शरीर में प्रवेश करके भोजन के रूप में संचित कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल करके ऊर्जा प्रदान करती है। अगर दूसरे शब्दों में हम इसको समझना चाहें तो जीवों के शरीर में जो शर्कराएं, जो कार्बोहाइड्रेट संचित रहता है, भोजन निर्माण की प्रक्रिया में जो भी भोजन बनता है वो कार्बोहाइड्रेट और शर्करा है। शर्करा के रूप में जो भी भोजन हमारे शरीर में संचित है उसको ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और ऑक्सीजन हमें वायुमंडल से, प्राणवायु से प्राप्त करना होता है, ग्रहण करना होता है, इसलिए हमें श्वसन की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए श्वसन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जन्म से लेकर जीवन पर्यंत मृत्यु तक चलती है। हम कुछ भी करें, श्वसन करते रहते हैं। सारे जीवधारी यही करते हैं। वो तभी सजीव कहलाते हैं जब वो श्वसन भी करेंगे। श्वसन दर, व्हाट इज पल्स रेट? पल्स रेट क्या है? श्वसन दर किसको कहते हैं? तो श्वसन दर के बारे में, दर को जैसा हम समझते हैं कि दर क्या होती है, तो श्वसन दर को इस तरह से परिभाषित किया है कि किसी जीवधारी द्वारा किसी इकाई समय में, इकाई समय, अब इकाई समय क्या हो? इकाई समय हम मिनट ले सकते हैं, हम सेकंड ले सकते हैं और तब अपनी आवश्यकता अनुसार उसका कन्वर्जन कर सकते हैं। तो यहां पर इकाई समय बोला गया है कि किसी भी जीवधारी द्वारा इकाई समय में किया गया श्वसन या ली गई सांसें उसकी श्वसन दर कहलाती है। और मनुष्य में सामान्य अवस्था में एक वयस्क व्यक्ति, एक स्वस्थ व्यक्ति सामान्य दशा में जब वो बहुत
कठिन कार्य भी नहीं कर रहा हो और जब वो बिल्कुल आराम से भी नहीं बैठा हो, एक सामान्य दशा इसको कहते हैं। उस सामान्य दशा में या उस सामान्य अवस्था में मनुष्य में यह श्वसन दर 15 से 18 प्रति मिनट होती है। अभिप्राय ये कि 1 मिनट में वो 15 से 18 बार सांस लेता है। मनुष्य की श्वसन दर 15 से 18 प्रति मिनट होती है। अब मानव श्वसन तंत्र के बारे में बातचीत करते हैं कि मानव श्वसन तंत्र क्या है। रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं, उसको देखते हैं कि वो क्या है। यहां पर एक चित्र बना है। इस चित्र में हम देखते हैं कि यहां पर कुछ लेबलिंग है, कुछ फ्लैगिंग है। इस फ्लैगिंग में दिखाया गया है नाक, मुख गुहा, स्वर यंत्र, श्वास नली, ग्रास नली, फेफड़े और डायफ्राम। जैसा कि हमने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा और विज्ञान के अन्य संबोधों में पढ़ा था कि एक तंत्र क्या होता है। तंत्र वो होता है जो कुछ अंगों से मिलकर के बनता है और वो अंग जो एक जैसा कार्य करते हैं, जो एक जैसे कार्य को करने में सहायता करते हैं, योगदान करते हैं, वो अंग मिलकर तंत्र बनाते हैं। यदि शरीर की सबसे छोटी इकाई के बारे में बातचीत की जाए तो शरीर की सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है कोशिका। सबसे छोटी इकाई कोशिका। और एक समान कोशिकाएं मिलकर के एक ऊतक बनाती हैं। कोशिकाओं से मिलकर ऊतक का निर्माण होता है और बहुत सारे ऊतक मिलकर के एक अंग का निर्माण करते हैं। जो एक जैसे ऊतक होते हैं, समान रूप से कार्य करने वाले और एक ही तरह का कार्य करने वाले ऊतक मिलकर के अंग बनाते हैं। और जो अंग किसी एक कार्य को करने में सहायता करते हैं, वो सारे अंग मिलकर के एक तंत्र का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से एक तंत्र बनता है। अब हम समझ गए कि मानव श्वसन तंत्र में जो जो ये चीजें, जिन जिन अंगों के नाम लिखे गए हैं, वो ही श्वसन तंत्र में क्यों रखे गए हैं। इसका स्पष्ट अभिप्राय ये है कि ये सारे अंग मिलकर के श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। इसमें ग्रास नली इसमें नहीं आती, इसकी जगह श्वास नली को रखा गया है। ग्रास नली पाचन तंत्र के अंतर्गत आती है। आगे चलते हैं तो श्वसन की प्रक्रिया को समझने का प्रयास करते हैं कि श्वसन क्या है, व्हाट इज रेस्पिरेशन, और ये किस तरह से चलती है। यहां पर दो चित्र हैं बने हुए। पहले हम जो बोर्ड में बाईं तरफ बना है उस चित्र पर बातचीत करते हैं कि वो चित्र हमें क्या कहने की कोशिश कर रहा है, क्या दिखा रहा है। यहां सबसे ऊपर वायु, यहां पर दो तरह के एरो मार्क्स हैं लगे हुए। दो तरह के एरो मार्क्स हैं, दो तरह के तीर के निशान हैं। कुछ हरे रंग के हैं और कुछ लाल रंग के हैं, इन रेड एंड ग्रीन। ये हरे रंग के जो निशान हैं, हरे रंग के जो तीर के निशान हैं, ये वायु से आती हुई ऑक्सीजन को प्रदर्शित कर रहे हैं। वायु से आती हुई ऑक्सीजन सबसे पहले नासा गुहा में गई, जैसे हमने पिछले चित्र में भी देखा था कि वो नाक से ग्रहण करते हैं। श्वसन करने के लिए हमारे शरीर में जो निर्धारित अंग है वो नाक है, जिसको नासिका कहते हैं, नोज कहते हैं। तो नाक से हम सांस लेते हैं। कुछ मामलों में मुंह से भी सांस लेते हैं, लेकिन मुंह का कार्य श्वास लेना, श्वास प्रश्वास की क्रिया में प्रतिभाग करना नहीं है। मुंह का कार्य, मुख गुहा का कार्य भोजन करना, भोजन को चबाना और बोलने का काम करना है। इसलिए जो वायु है वो सबसे पहले नासा गुहा में गई। नासा गुहा से श्वास नली होते हुए वो फेफड़ों तक पहुंचती है वायु, प्राणवायु। और फेफड़ों में पहुंचने के बाद उसमें जो वायु एक मिश्रण है, जैसा कि हम जानते हैं वायु एक मिश्रण है और उसमें बहुत सारी गैसें सम्मिलित होती हैं। तो उस वायु में
जो प्राणवायु है, जिसको हम प्राणवायु कहते हैं, जो श्वसन में हमारे उपयोग की गैस है, वो है ऑक्सीजन, जिसका परसेंटेज लगभग 18 से 20% होता है। तो लगभग यदि 20% मांग करके चले, 20% ऑक्सीजन होता है, तो 20% ऑक्सीजन को हम उस प्राणवायु से ग्रहण करते हैं, वो फेफड़ों में गई, फेफड़ों में जाकर के उस ऑक्सीजन का वहां पर उपयोग किया जाता है और वो वहां पर जाकर के पूरे शरीर में पहुंचाई जाती है। पूरे शरीर में रक्त धारा में उपस्थित हीमोग्लोबिन के द्वारा वो पूरे शरीर में ऑक्सीजन को भेजा जाता है और पूरे शरीर में भेजने के बाद, हीमोग्लोबिन में मिलने के बाद, वो वहां पर जाकर के कोशिकाओं में जाकर के जो शर्करा है, जो कार्बोहाइड्रेट है, उसका ब्रेक डाउन करती है, उसको तोड़ती है और उसके सरल रूप में ला करके ग्लूकोज में बदल देती है और उस ग्लूकोज से हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है और उस ऊर्जा प्राप्त होने के बाद वो जो ऑक्सीजन था, ऊर्जा प्राप्त करने के बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाती है और वो जो शुद्ध वायु थी, वो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ने के बाद, उसकी सांद्रता बढ़ने के बाद अशुद्ध हो जाती है और उसको अब लाल रंग के तीर से दिखाया गया है। फिर फेफड़ों से वो अशुद्ध वायु श्वास नली होते हुए, नासा गुहा होते हुए और फिर हमारे शरीर द्वारा वायुमंडल में एक्सक्रीट कर दी जाती है, उत्सर्जित कर दी जाती है। इस तरह से श्वसन की ये पूरी प्रक्रिया चलती है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस चलता है। दूसरे चित्र में जो बोर्ड के दाईं ओर बना है, उस चित्र में हम देखते हैं यहां पर अपर एब्डोमिन, मनुष्य के शरीर का जो ऊपरी एब्डोमिन है, ऊपरी धड़ है, उसका चित्र बना है। दो चित्र बने हैं और ऊपरी एब्डोमिन में जो हमारी छाती होती है, जिसको वक्ष बोलते हैं, वक्ष के अंदर पसलियों का एक पिंजरानुमा ढांचा होता है। पसलियों के इस ढांचे के अंदर हमारे शरीर के, जिनमें से हृदय है, फेफड़े है, इस तरह के बहुत सारे अंग पसलियों के ढांचे के अंदर स्थित हैं। यहां पर हमारे फेफड़े भी होते हैं, जो कि श्वसन तंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है, बहुत महत्वपूर्ण भाग है। इसके अंदर फेफड़े होते हैं। अब देखिए इन दो चित्रों में क्या दिखाया गया है। पहले वाले चित्र की अगर बात करें तो पहले वाले चित्र में एयर इज ड्रॉन इन, प्राणवायु को अंदर खींचा जा रहा है, प्राणवायु को अंदर लिया जा रहा है और जैसे ही प्राणवायु अंदर ली जा रही है, नीले निशानों से हम लोग देख पा रहे हैं, वैसे ही जब वायु अंदर जाती है तो हमारे फेफड़े फूल जाते हैं। उस वायु के द्वारा, उस वायु के कारण फेफड़े फूल जाते हैं। और ये जो डायफ्राम है, ये डायफ्राम पसलियों के नीचे एक प्रकोष्ठ होता है, उसको डायफ्राम बोलते हैं। तो जब फेफड़ों में हवा भरती है, वो वायु भरती है, तो फेफड़ों का आकार बढ़ जाता है, जिससे डायफ्राम का आकार भी बढ़ जाता है। ये डायफ्राम थोड़ा सा फूला हुआ दिखाई दे रहा है। इस डायफ्राम के फूलने से हमारी जो पसलियां हैं, रिब्स मूव आउट, रिब्स मूव आउट। ये जो पसलियां हैं, ये थोड़ी सी बाहर की तरफ एलिवेट हो जाती है। जब ये एलिवेशन की फॉर्म में होंगी पसलियां, तो ये समझ लीजिए कि हम सांस ले रहे हैं, या हमने अभी सांस लिया हुआ है, या हमने अभी सांस रोका हुआ है। दूसरे चित्र की तरफ चलते हैं। इसमें दिखाया गया है एयर फोर्स्ड आउट। जो सांस हमने अंदर ली थी, उसको अब हम बाहर निकाल रहे हैं। नीले तीर के निशान बाहर की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जो प्राणवायु को हमने ग्रहण किया था, उसको अब हम बाहर निकाल रहे हैं। तो जैसे ही हम उस वायु को बाहर निकालते हैं, वैसे ही हमारे फेफड़ों का आकार कम हो जाता है, डायफ्राम भी पिचक जाता है और पसलियां भी अंदर को संकुचित हो जाती हैं। तो ये यहां पर दिखाया है रिब्स मूव बैक। यहां दिखाया था पहले वाले चित्र में कि रिब्स मूव आउट जब फूली हुई थी, और अब यह दिखाया गया है कि रिब्स मूव बैक, जहां वो थी अब वहीं चली गई, वो संकुचित हो गई है, क्योंकि डायफ्राम भी संकुचित हो गया है।
इन दोनों चित्रों में यह दिखाया गया है कि जब हम वायु को सांस के रूप में अंदर लेते हैं तो उस प्रक्रिया को इनहेलेशन बोलते हैं। यह इनहेलेशन है, इसको हिंदी में उच्छ्वास कहते हैं। यह है उच्छ्वास। और जब हम वायु को अपने उपयोग के बाद शरीर से उत्सर्जित करते हैं, सांस के द्वारा बाहर निकालते हैं, इसको एक्सहेलेशन बोलते हैं और हिंदी में इसको निश्वास कहते हैं। तो ये यहां पर इन दो चित्रों के माध्यम से पूरे श्वसन की प्रक्रिया को समझने की कोशिश हमने की कि श्वसन मानव शरीर में किस प्रकार चलता है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर उस बात को समराइज करने की कोशिश की गई है, उस बात को सारांश रूप में इस तरह लिखा है कि श्वसन की प्रक्रिया में वायुमंडल से वायु को शरीर के अंदर खींचने को उच्छ्वास। देखिए यहां पर ये उच्छ्वास जो है हाईलाइट किया गया है रेड कलर से, कि जब हम वायु को, जैसा हमने अभी पहले भी कहा कि जब हम वायु को अपने शरीर के अंदर लेते हैं तो उसको उच्छ्वास बोलते हैं, इनहेलेशन बोलते हैं। और उपयोग के बाद जब वो कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाती है और उसको हम शरीर से सांस के द्वारा बाहर निकालते हैं तो उसको एक्सहेलेशन या निश्वास कहते हैं। हाईलाइट किया गया है रेड कलर से, तो उसको निश्वास कहते हैं। योग विज्ञान में श्वसन की संपूर्ण प्रक्रिया को, अब देखिए योग विज्ञान भी आया है यहां पर। योग विज्ञान में श्वसन की संपूर्ण प्रक्रिया को 3 चरणों में विभाजित किया गया है। योग विज्ञान यह कहता है कि जो हमारा रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है उसको 3 चरणों में बांटा है। पहले चरण में जब हम सांस लेते हैं, जब हम सांस ले रहे होते हैं तो इसको पूरक कहते हैं। जब हम अपने लंग्स में हवा को, वायु को भर रहे होते हैं, इसको पूरक कहते हैं। और जब हमारे फेफड़े, जब हमारे लंग्स पूरी तरह भर जाते हैं और हम बाहर से सांस लेना बंद कर देते हैं थोड़ी देर के लिए और हमारे फेफड़े पूरे एलिवेशन में होते हैं, एलिवेटेड होते हैं, पूरे फूले हुए होते हैं, तो इस स्थिति को कुंभक बोलते हैं। कुंभ से स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि घड़े की तरह हमारे फेफड़े, हमारे लंग्स फूले हुए होते हैं। उस स्थिति को हम कुंभक कहते हैं। और जब वो ऑक्सीजन जो प्राणवायु में थी उसने हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करके, सारा काम करके पूरे शरीर के प्रत्येक कोशिका से वापस आ गया होगा, तो तब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा फेफड़ों में बढ़ गई होगी, क्योंकि वो जो सारा ऑक्सीजन था वो अब कार्बन डाइऑक्साइड में बदल चुका है। अब हमें उसको अपने शरीर से निस्सरित करना है, एक्सक्रीट करना है, उत्सर्जित करना है। तो जब हम उसको उत्सर्जित करते हैं सांस के द्वारा तो इसको रेचक कहते हैं। तो योग विज्ञान में इस पूरे श्वसन की प्रक्रिया को 3 भागों में 3 नामों से बताया गया है कि ये 3 भाग क्या क्या होते हैं। इन 3 भागों को यहां पर कहा है पूरक, कुंभक और रेचक। तो इस तरह से योग विज्ञान इसको कहता है, योग विज्ञान इसको बताता है। अब देखिए, बेहतर जीवन के लिए श्वास, ब्रीदिंग फॉर बेटर लाइफ, कि अच्छा जीवन, सुखी जीवन, स्वस्थ जीवन बिताने के लिए हम किस तरह से श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया को चलाएं। हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम उसके लिए कुछ कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो बेहतर जीवन के लिए श्वास के अंतर्गत हम यहाँ पर वो बातचीत करेंगे, उस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि अच्छी तरह श्वास लेना, श्वास प्रश्वास करना क्या होता है और बुरी तरह से श्वास प्रश्वास करना क्या होता है, उसका हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसके अंतर्गत नियमित परंपरागत श्वसन व्यायाम, प्राणायाम से हमारे फेफड़ों में वायु को धारण करने की क्षमता बढ़ती है। योग विज्ञान यह कहता है कि श्वास प्रश्वास अगर प्रॉपरली किया जाए, अगर अच्छी तरह से किया जाए तो उससे क्या फायदे होते हैं। उससे हमारे फेफड़ों की ऑक्सीजन धारण करने की क्षमता में निरंतर वृद्धि होती है और ऑक्सीजन धारण करने की, ऑक्सीजन ग्रहण करने की जब हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाती है
जब उसकी क्षमता बढ़ जाती है तो हमारा शरीर अपेक्षाकृत ज्यादा स्वस्थ रहता है, स्वस्थ रह सकता है। तो परंपरागत श्वसन व्यायाम, व्यायाम के अंतर्गत यदि श्वसन का व्यायाम किया जाए तो श्वसन के उस व्यायाम को प्राणायाम कहते हैं। श्वसन के व्यायाम को प्राणायाम कहा गया है। तो फेफड़ों की कैपेसिटी, फेफड़ों की क्षमता, फेफड़ों को स्वस्थ सुरक्षित रखने के लिए हमें प्राणायाम जरूर करना चाहिए। उससे इनकी ऑक्सीजन धारण करने की क्षमता में वृद्धि होती है और जब ऑक्सीजन हमारे शरीर में प्रचुर मात्रा में हर समय उपलब्ध रहता है, उसकी आपूर्ति सुचारू रूप से चल रही होती है, तो हमारे शरीर को अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है और हम हर समय ज्यादा एनर्जेटिक बने रह सकते हैं। हमें आलस नहीं आता, हमें थकान नहीं लगती। ये सारे काम हम बेहतर जीवन के लिए श्वास प्रश्वास के व्यायाम से कर सकते हैं कि हम किस तरह से स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकें। और हम सब का प्रमुख उद्देश्य भी यही होता है कि हमारा जीवन स्वस्थ रहे। पहला सुख निरोगी काया, यह भी कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया, उसके बाद सारे सुख उसके बाद है। यदि शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो हम सारे सुखों से वंचित रह जाते हैं, फिर हम कष्टमय जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं। तो बेहतर जीवन जीने के लिए श्वास प्रश्वास को नियमित रूप से उसके लिए प्राणायाम करना चाहिए। अब है अन्य जंतुओं में श्वसन। ये तो हमने बातचीत की श्वसन की और मनुष्य के श्वसन तंत्र की। अब अन्य जंतुओं में क्या श्वसन मनुष्यों की तरह होता होगा या मनुष्यों से कुछ अलग तरह का होता होगा? तो यहाँ पर कुछ उदाहरण ले रहे हैं कि अन्य जंतुओं में श्वसन किस तरह से होता है। कुछ उदाहरण लेते हैं, देखते हैं उनमें कैसे श्वसन होता है। एक उदाहरण यहाँ पर हमने लिया है कॉकरोच का। कॉकरोच कीट वर्ग का एक ऐसा प्राणी है, ऐसा जंतु है जो सर्वत्र पाया जाता है, जिसकी उपस्थिति इस धरती पर लगभग हर जगह होती है। ठंडे से ठंडे प्रदेशों में भी और गर्म से गर्म प्रदेशों में भी ये कॉकरोच नाम का प्राणी पाया जाता है, इसलिए इसको यहाँ पर उदाहरण बनाया गया है। तो कॉकरोच में किस तरह से श्वसन होता है ये देखिए। कॉकरोच इंसेक्ट्स या कीट वर्ग से आता है। तो इन इंसेक्ट्स में क्या होता है कि कीटों में श्वसन के लिए रंध्र पाए जाते हैं। ये देखिए, जैसे हमारे शरीर में श्वसन के लिए, मनुष्यों के शरीर में श्वसन के लिए फेफड़े पाए जाते हैं, श्वसन का प्रमुख अंग फेफड़ा है, वैसे ही इनके शरीर में रंध्र पाए जाते हैं। और इन रंध्रों से मिलकर ये बहुत सारे रंध्र मिलकर के श्वास नाल या श्वास प्रणाल बनाते हैं। ये श्वास नाल या श्वास प्रणाल का निर्माण करते हैं। इसे ही कीट वर्ग का श्वसन तंत्र कहते हैं। जैसे हमारे श्वसन तंत्र में नासिका आती है और श्वास नली आती है, फेफड़े आते हैं, फेफड़ों के अंदर, और अगर आगे जाया जाए बड़ी कक्षाओं में हम लोग पढ़ेंगे, फेफड़े छोटे छोटे एल्वियोलाइज से बनते हैं। वो एल्वियोलाइज होती हैं और वो फूलने और पिचकने में सहायता करती है। तो जहां मनुष्य के शरीर में श्वसन तंत्र के अंतर्गत इतने अंग होते हैं, वहीं यहाँ पर रंध्रों से मिलकर के श्वास नाल और श्वास प्रणाल बनता है। अगला हमने उदाहरण लिया है मछली का। तो जलीय जंतु है मछली, जलीय जंतु है मछली। मछली का उदाहरण लिया है। मछलियों में क्लोम या गिल पाए जाते हैं जो जल में घुली ऑक्सीजन को ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं। और यहाँ पर ये दिखाया गया है, ये गिल्स में दिखाने की कोशिश की है। यहाँ पर क्या होता है कि इसमें बहुत सारे ये क्लोम हैं और इन क्लोम में ये क्षमता होती है कि ये जल में घुली हुई तरल ऑक्सीजन को आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। अब है कार्बन डाइऑक्साइड परीक्षण। कार्बन डाइऑक्साइड परीक्षण के लिए हमने ये एक प्रैक्टिकल डिजाइन किया है। इस प्रैक्टिकल में क्या होता है कि हम कुछ केंचुए ले लेते हैं और तरल फिनोप्थिलीन एक परख नली में डाल करके केंचुए उस परख नली में डाल देते हैं, लेकिन सेपरेशन के लिए बीच में ये रुई लगाया गया है। यहाँ पर जब ये केंचुए ब्रीथ करते हैं
जब कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट करते हैं, फिनोप्थिलीन एक इंडिकेटर की तरह काम करता है। और चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक होता है और इसका फिनोप्थिलीन का जो लक्षण है वो ये होता है कि ये एसिड से अभिक्रिया करके रंगहीन हो जाती है और जो इसका गुलाबी रंग है वो रंगहीन हो जाता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के लिए एक यहाँ पर एक्सपेरिमेंट, एक प्रैक्टिकल डिजाइन किया गया है। क्या आप जानते हैं हमने इस अध्याय में क्या क्या पढ़ा? इसके अलावा भी कुछ था क्या? तो क्या आप जानते हैं कोई वयस्क व्यक्ति विश्राम की अवस्था में 1 मिनट में 15 से 18 बार सांस लेता है। 15 से 18 बार। मनुष्यों में ये, हर एक जीवधारी में ये अलग अलग हो सकता है। दूसरा है कि योग विज्ञान में श्वसन की इस संपूर्ण प्रक्रिया को 3 चरणों में बांटा गया है। जब हम सांस ले रहे होते हैं तो उसको पूरक बोलते हैं। जब सांस लेना बंद कर देते हैं और हमारे लंग्स फूली हुई अवस्था में होते हैं उसको कुंभक बोलते हैं। और जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं नासिका द्वारा तो उसको रेचक बोलते हैं। अगला है कि श्वसन प्रक्रिया में वायुमंडल से वायु को शरीर के अंदर खींचने को इनहेलेशन बोलते हैं और शरीर से बाहर छोड़ने को एक्सेलेशन बोलते हैं, निश्वास बोलते हैं। गृह कार्य के अंतर्गत यहां पर हमने सिर्फ 2 प्रश्न रखे हैं, केवल 2 प्रश्न रखे हैं कि मानव के श्वसन तंत्र में सम्मिलित अंगों के नाम लिखिए। जो हमने चर्चा की ये सब कुछ हमने बातचीत कर ली। तो अब हम ये लिखेंगे अपनी कॉपी में कि मानव के श्वसन तंत्र में सम्मिलित कौन कौन से अंग हैं उनके बारे में लिखना है, अपनी नोटबुक पर लिखेंगे। और दूसरा है मछली की श्वसन प्रक्रिया का विस्तार पूर्वक सचित्र वर्णन करें। तो मछली किस तरह से ब्रीथ करती है, किस तरह से श्वसन करती है, अपनी नोटबुक में लिखेंगे और सचित्र उसका वर्णन करेंगे। विज्ञान की इस कक्षा में आज हमने जीवों में श्वसन पर चर्चा की। इसी तरह से फिर मिलते हैं विज्ञान की किसी और कक्षा में। धन्यवाद।